Assalamu alaikum girls. Today our topic is role of fiscal policy under flexible एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंट कैपिटल मोबिलिटी केसेस देखे थे, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट स्लोप्स देखी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। आज हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखेंगे कि कैसे आपके कैपिटल मोबिलिटी केसेस में आपके जो बीपी कर्व है वो शिफ्ट करता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फिक्स एक्सचेंज रेट में आपका बीपी कर्व शिफ्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी जो है स्लोप चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड जो है वो मूव करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फिगर 20 है। सिंपली जब भी हमने फिजिकल पॉलिसी का रोल देखना है तो हमने इजी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, जैसे हमने पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में की थी, ठीक है। तो सिंपली आपने IS और LM कर्व अपना ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट और आपका BP कर्व, ठीक है, ड्रॉ करोगे। फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारे पास I0 और Y0 है, ठीक है। अब इजी फिजिकल पॉलिसी में आप क्या करते हो कि अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ कर देते हो, टैक्सेस का कम कर देते हो, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपका IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपके पास LM, उसी LM पे दूसरा पॉइंट आएगा, पॉइंट 2, जहाँ पे आपकी इनकम होगी Y1 और आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा I1 होगा। और इस लेवल पे क्या होगा कि आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा दोगे, एक्सपोर्ट्स को कम कर दोगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है आपके एक्सचेंज रेट के साथ, ठीक है। एक्सचेंज रेट आप अर्न कर रहे होते हो या आपका कैपिटल इनफ्लो होता है उससे भी एक्सचेंज रेट अर्न कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पॉइंट से ये पॉइंट 2 जो है वो बिलो द पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेफिसिट में है, और जो आपका ये वाला इंटरेस्ट रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है वो आपका ओवरकम नहीं कर सकेगा आपके डेफिसिट को, ठीक है। तो इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए आपका एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है, इंसिपिएंट, ठीक है, डेफिसिट होगा। इट्स मीन कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट कर देगा, आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिसिएशन में चली जाएगी। जब डेप्रिसिएशन में जाएगी तो आपका क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, ठीक है। जब भी आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, डेप्रिशिएट करती है, तो आपका क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर जाती हैं और इंपोर्ट्स डिक्रीज़ कर जाती हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम प्राइसेस में मिल रही होती हैं। अब जब आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा, आपकी जो करेंसी वैल्यू है डेप्रिशिएट करेगी, उस केस में आपका बीपी कर्व BP1 यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वो क्यों? करेंसी डेप्रिशिएट हुई, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई और इंपोर्ट्स डिक्रीज़ हुई, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से आपकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज़, ओवरऑल इनकम इंक्रीज़ होगी, तो आपका IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा IS2 पे। तो जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आएगा ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे आपके पास I2 और Y2 इनकम और I2 इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। सिंपली मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आया 1 वाला, जहाँ पे आपका IS LM इंटरसेक्ट कर रहा है और BP भी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपने फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट देखना है। इसी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करते हो आपका IS कर्व जो है शिफ्ट कर जाता है IS1 पे। यहाँ पे आपके पास पॉइंट 2 आता है जो कि बिलो द BP कर्व होता है, ठीक है, यानी कि वो डेफिसिट को शो करता है, और इस डेफिसिट को आपका इंटरेस्ट रेट I1 जो है वो ओवरकम नहीं कर सकता। ये पॉइंट जो है आपके इंसिपिएंट डेफिसिट को शो करता है, यानी कि एक्सचेंज रेट के डेफिसिट को शो करता है। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाता है आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होने की वजह से। एक्सचेंज रेट जब डेप्रिशिएट करता है तो आपकी करेंसी जो है वो
डीवैल्यू हो जाती है, डेप्रिशिएट कर जाती है। जब वो डेप्रिशिएट करती है तो आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो आपके जो पीपी कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है, यानी कि डेफिसिट कम हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट से आपकी जो अर्न की हुई इनकम है वो भी बढ़ रही है, तो आप IAS 2 पे मूव कर जाओगे, ठीक है। और पॉइंट 3 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये था आपका वर्टिकल केस, जब आपके पास परफेक्ट कैपिटल इमोबिलिटी होती है, ठीक है। अब आपके पास है रिलेटिव कैपिटल इमोबिलिटी, मीन्स के इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चेंज हो रहा है और कैपिटल इनफ्लो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहला पॉइंट आपके पास कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपका LM कर्व जो है वो IS कर्व और BP कर्व से इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट 1 है। सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा, आपका यहाँ पे I0 पॉइंट और Y0 पॉइंट आता है, ठीक है। इसी यहाँ एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ करोगे तो आपका IS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो आपके पास पॉइंट 2 आएगा जो कि आपका BP कर्व से बिलो है। सेम वही केस कि ये वाला इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके डेफिसिट को ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा देते हो और एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज़ कर देते हो, जिसकी वजह से आप डेफिसिट में जाते हो। जब ये वाला डेफिसिट होता है तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट कर जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाती हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका मनी है वो फ़ॉरेन जा रही होगी, इंस्टेड के वो आपकी कंट्री में आए एक्सचेंज रेट के फॉर्म में, ठीक है। तो जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी, उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज़ होगी, वो IS 2 कर्व आपका शिफ्ट होगा। दूसरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका P0 से BP1 पे शिफ्ट कर जाएगा, और पॉइंट 3 आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फिगर 22 है जो कि हमें बताती है रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी के बारे में। रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी मींस के इंटरेस्ट रेट आपका थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आपका कैपिटल जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उस वजह से आपका BP कर्व जो है वो फ्लैटर होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा जहाँ पे आपका BP कर्व, BP0, IS कर्व और LM कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास I0 और Y0 पॉइंट है, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से आपका जो कर्व है वो IS से IS 2 पे मूव करेगा, ठीक है। और आपके पास पॉइंट 2 आएगा जो कि अबव द BP0 है, ठीक है। हमने देखा था कि जब आपके पास वर्टिकल केस होता है या आपके पास जो है वो स्टीपर का केस होता है, उस केस में आप डेफिसिट में ही जाते हो, लेकिन जो आपका फ्लैटर या हॉरिजेंटल केस होता है उस केस में आप सरप्लस में जाते हो, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी आप जब अडॉप्ट करते हो तो आपके पास पॉइंट 2 आता है जो कि अबव द BP0 है, यानी कि यहाँ पे इंसिपिएंट सरप्लस है, यानी कि एक्सचेंज रेट आपका सरप्लस में चला गया है, एप्रिशिएट होगा यहाँ पे। और जब एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होगा इट्स मीन कि आप अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा दोगे और एक्सपोर्ट्स को कम कर दोगे। जब इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे और एक्सपोर्ट्स को कम करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो BP0 है वो BP1 हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वो क्योंकि आप अपनी इंपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हो और एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हो। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपकी BP कर्व की जो है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जब करेंसी जो है अप्रिशिएट करेगी तो आप अपने इंपोर्ट्स को वैल्यू दोगे एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो उस केस में आपका क्या होगा कि आप जो है बैकवर्ड मूव करोगे, IS 2 से IS 1 पे आ जाओगे, और आपके पास जो पॉइंट 3 आएगा वो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, जब आपके पास फ्लैटर या हॉरिजेंटल का केस होगा उस केस में जब आप इसी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो आपके पास IS 2 पॉइंट आता है जहाँ पे आपका LM कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहा है और वो अबव द BP0 है, यानी कि यहाँ पे आपका सरप्लस है। और जब सरप्लस होगा तो आपका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट करेगा, और जब एप्रिशिएट करेगा यानी कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, तो आप क्या करोगे कि अपनी इम्पोर्ट्स को बढ़ा दोगे, ठीक है, और अपने एक्सपोर्ट्स को कम कर दोगे।
जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो महंगी हो जाएंगी और फॉरेनर्स जो है आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं परचेज करेंगे। फॉरेनर्स तभी जो है आपके एक्सपोर्ट्स बाय करते हैं जब उनकी प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो है वो कम होती हैं। लेकिन जब करेंसी अप्रिशिएट करेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू भी, प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका IS कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और आप Y1 और I1 पे आपका जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन केस है हमारे पास, जब आपके पास हॉरिजेंटल बीपी कर्व होता है, मींस के इंटरेस्ट रेट के इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होता, लेकिन आपका कैपिटल इनफ्लो बढ़ता जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सिंपली आपके पास पहला पॉइंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास Y0 जो है वो आपकी इनकम है और I0 आपके पास इंटरेस्ट रेट है। सिंपली एक्सपेंशनरी आपका वो फिजिकल पॉलिसी है। IS1 आएगा, आपके पास .2 आ जाएगा जो कि अबव द बीपी का हुआ है, और इस केस में भी क्या होगा कि आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, और एक्सचेंज रेट जब अप्रिशिएट करेगा, आपकी करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। बट जब आपका हॉरिजेंटल बीपी कर्व होता है तो वो शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से आपका बीपी कर्व जो है वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जबकि अदर्स में आपने देखा था कि आपका जो बीपी कर्व है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट कर रहा है, जबकि हॉरिजेंटल के केस में आपका शिफ्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात जो हमने देखी थी यहाँ पे कि आपका जब करेंसी अप्रिशिएट कर रही है तो आप इंपोर्ट्स को बढ़ा दोगे, एक्सपोर्ट्स को कम कर दोगे, तो क्या होगा कि आपका IS कर्व दोबारा से बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो पहला वाला इनकम लेवल था या इंटरेस्ट लेवल था वही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, और इस सारे केस में क्या हुआ, जो फाइनल आपके पास आया, ठीक है, फाइनल जो आपकी फोर्थ डायग्राम थी उसमें क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स क्राउडेड आउट हुई। क्यों? क्योंकि जब आपका IS कर्व शिफ्ट किया था उसके बाद अप्रिसिएशन हुई, तो अप्रिसिएशन की वजह से आपके जो है एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई। ठीक है, और इंपोर्ट्स जो है वो क्राउडेड इन हुई, यानी कि इंपोर्ट्स बढ़ गई, तो इस वजह से जो है आपका IS कर्व आपने बैकवर्ड शिफ्ट किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।